हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कैपिटल बजटिंग। जी, कैपिटल बजटिंग होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा। देन उसके बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, देखेंगे इसके फॉर्मूले। ठीक, यानी कि विद फॉर्मूले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है और इनकी कुछ एक्सेप्टेबिलिटी है, उनको भी देखेंगे कि किस बेस पर एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, या एक्सेप्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूं कैपिटल बजटिंग, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है बजटिंग। जी, बजटिंग, बजटिंग का मतलब, तो बजटिंग के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो जनरल सी बात है ये कि बजटिंग आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, ऑलरेडी जानते ही होंगे। जनरल सी बात करूँ मैं तो कोई भी चीज़, यानी कि एक तरीके से प्रिडिक्शन, सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन किस चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए। यानी कि आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आपके घर का खर्चा इस साल कितना रहा, ठीक है, या अगले साल आने वाला कितना है, प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली बजटिंग। जनरल फॉर्म में बजटिंग यही होता है। नाउ इन द टर्म ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो बजटिंग क्या होता है। बजटिंग इज अ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। ओके, बजटिंग क्या होता है, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। जी, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स को लेकर क्या है ये, बजटिंग है। अब कैपिटल की बात कर रहे हैं हम, तो कैपिटल की बात करूं मैं तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, जो लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, वहां से लेकर अभी तक हम सिर्फ कैपिटल 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 ही बात कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस चीज़ की बजटिंग। ओके, कैपिटल की बजटिंग यानी कि प्रिडिक्शन। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, आपने बजट बनाया, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बनाए, तो क्या वो सुटेबल है फर्म के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं, दिस इज कॉल्ड बजटिंग। कैपिटल को लेकर, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप डिसीजन लेते हैं तो वो सुटेबल है कि नहीं, कैपिटल बजटिंग। ओके, तो इसमें इंक्लूड क्या होता है, योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि फिक्स्ड एसेट से लेकर हर एक वो एक्सपेंसेस जो कि इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न भी आना चाहिए। दिस इज द बेसिक थिंग कि इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न आना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों रहे हैं, सोचने वाली बात है, रिटर्न ऑब्टेन करने के लिए। तो इस बात को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो हेयर आर सम मेथड्स और टेक्निक्स। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड इट, अप्रेजल मेथड्स, वी कॉल्ड इट अप्रेजल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में दो मेथड्स हैं, विच इज पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR भी बोलते हैं उसको। नाउ टेक्निक्स की बात करूं मैं यहाँ पर तो देर आर 6 टेक्निक्स हैं, जो कि है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू आप पहले भी समझ रखा है आपने क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू से यानी कि आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि प्रेजेंट वैल्यू का कहीं ना कहीं रोल है इसमें। एंड आई होप कि आप लोग प्रेजेंट वैल्यू सब समझ चुके होंगे मेरी लास्ट वीडियो से, या फिर आपको पहले से ही पता होगा जो कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, उसी के बेस पर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है कंसिडर किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्या, IRR। IRR की बात करूं तो क्या होता है ये, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। MIRR की बात करूं, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
यहाँ पर DPBP यानी कि पे बैक पीरियड, और D फॉर डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एंड द लास्ट इज टर्मिनल वैल्यू। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको ये सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड आई विश कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एंड वीडियो को स्किप मत करना, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, हर एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ फॉर्मूले के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है, वो पहला न्यूमेरिकल है पे बैक पीरियड के बेस पर। ओके, पे बैक पीरियड का मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं इस साल आपने इन्वेस्टमेंट की है 5 लाख की, तो 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि ये 5 लाख जो है हमारा रिकवर कब होएगा। ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न तो चाहिए ना, रिकवर तो करोगे ही ना, कि आप 5 लाख रुपए किसी चीज़ में लगा दिए और बस छोड़ दिया, हो गया। नहीं, उस 5 लाख को हमें रिकवर भी करना होता है। तो गाइस उसको रिकवर करने के लिए आप ये एनालिसिस करते हो कि कितने साल में, या फिर कितने महीनों में, या फिर कितने दिन में ये रिटर्न आ रहा है हमारे पास। ओके, तो इसी का मतलब होता है क्या, पे बैक पीरियड, यानी कि जितना पे किया उतना बैक कितने पीरियड में बैक आ रहा है, वापिस आ रहा है। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फॉर्मूला देखें ज़रा इसका। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लोज। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मीन जो कि आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और एनुअल कैश इनफ्लो मतलब, एनुअल कैश इनफ्लो मतलब यानी कि आपका एनुअली कैश इनफ्लो कितना आ रहा है साल में, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, तो 5 लाख में से आपके पास एनुअली कितना रिटर्न आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है, यानी कि आपने ये इन्वेस्ट किया तो पैसा आ कितना रहा है वो देखना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्या हमारे पास जो आउटले है, आउटले मतलब वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अभी क्या, यूनिफॉर्म, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सेम है। लाइक मैंने क्या किया है, आउटले अभी मैं इस क्वेश्चन में ले लूँ तो यहाँ पर है 50,000। 50,000 मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यानी कि वो इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है मेरी, हर साल कर रहा हूँ, ठीक है, या 2 साल के लिए कर रहा हूँ। तो कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बट ये यूनिफॉर्म है इसलिए मैं 50,000 कर रहा हूँ। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो वो भी मैं बताऊँगा, क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊँगा, बट पहले ये समझ लेते हैं। तो आउटले हो गया हमारा 50,000, और जो एनुअल कैश इनफ्लो है फॉर 7 ईयर्स के लिए, यानी कि एनुअली आ कितना रहा है आपके पास, एनुअल कैश इनफ्लो की बात करूं तो आ कितना रहा है, ₹12,500 फॉर 7 ईयर्स में रिकवर्ड हो रहा है। ओके, फाइंड आउट द पे बैक पीरियड पूछ रहा है, यानी कि पे बैक पीरियड। कैश इनफ्लो तो उन्होंने बता दिया 7 साल के लिए कितना होगा, 12,500। नाउ ये जो अमाउंट है वो रिकवर्ड कब होगी ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देना है। यही मैं बता देता हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, 50,000, एंड देन एनुअल कैश इनफ्लो कितना है, 12,500। देन जब आप इसको डिवाइड करेंगे
तो आपके पास आंसर आता है कितना, 4 ईयर्स। यानी कि ये जो अमाउंट है आपका 4 ईयर्स में क्या होगा, रिकवर्ड हो जाएगा। ओके, सो आई होप गाइज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्या, कि जो नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या किया जाता है। ठीक, ये मैंने बताया यूनिफॉर्म, यानी कि अमाउंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 50,000 है। बट अब मैं बोल रहा हूँ क्या, इस साल मैंने इन्वेस्ट किया 50,000, नेक्स्ट ईयर मैंने इन्वेस्ट किया 40,000, फिर उससे नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट किया 60,000, इस तरीके से। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी ज़्यादा। और अब क्या करोगे आपकी वो जो है वो कितने साल में रिकवर्ड होगा ये चेक करना है। तो चलिए करते हैं चेक नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ कैश आउटले। कैश आउटले जो है वो है हमारे पास कितना, 20,000, एंड जनरेट्स कैश इनफ्लो। अब इनफ्लो की बात करें तो कितना होता है, 8,000, 7,000, यहीं पे मैं एक ही बार में लिख दे रहा हूँ, 4,000 एंड 3,000। सो ये कैश इनफ्लो है। ओके, ड्यूरिंग क्या कहा गया, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ईयर्स की बात हो रही है। तो फाइंड आउट द पे बैक पीरियड पूछा है इन्होंने। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि कैश इनफ्लो जो है वो क्या है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस 2-2, 3-3 नंबर के आते ही आते हैं। ठीक, तो चलिए मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ। तो आपका कैश इनफ्लो, मैं कैश इनफ्लो यहाँ पर निकाल रहा हूँ, टोटल कैश इनफ्लो देखा जाए तो कितना है। फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो 8,000, सेकेंड ईयर की बात करूँ तो कितना, 7,000, थर्ड ईयर की बात करूँ तो 4,000। ठीक है, तो कैश इनफ्लो यानी कि अब मुझे ये चेक करना है कि देखिए फोर्थ ईयर में जो है वो है 3,000। टोटल पहले मैं लेता हूँ, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 8-15 और ये 22। ओके, कितना आ रहा है हमारे पास, 22 आ रहा है। 22 तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें क्या करना है, हमें 20,000 को क्या करना है, रिकवर्ड करना है। अगर 20,000 को रिकवर्ड करने के लिए देखा जाए तो 20,000 जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं रिकवर्ड हो रहा है। यानी कि अगर ये 3 ईयर्स लूँ तो 3 ईयर्स में कितना रिकवर्ड कर रहा हूँ अमाउंट में देखा जाए तो 19,000 ओनली। फिर भी 1,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो 1,000 जो है, अगर मैं फोर्थ ईयर में जाऊँ तो फोर्थ ईयर में मेरे पास ज़्यादा हो जा रहा है, 2,000 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मुझे एग्जैक्ट बताना है कि मतलब कितने साल। अगर मैं बात करूँ 3 ईयर्स में मेरे 19,000 रिकवर्ड हो रहा है, तो मे भी कुछ मंथ्स ले सकता है 1,000 और रिकवर्ड करने में। इतना कंफर्म है एक बात, यानी कि यहाँ कंफर्म है कि 3 ईयर्स तो आएगा ही आएगा आंसर में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये समझना, इतना समझ लिया आपने। अब मैं बोलता हूँ क्या, कि जो अमाउंट है वो रिकवर्ड 19,000 हो रहा है कितने साल में, 3 ईयर्स में रिकवर्ड हो रहा है। प्लस ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अब मुझे रिकवर्ड क्या करना है, देखिए एक बात बता दूं यहाँ कि जो फॉर्मूला है वो मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं कैपिटल बजटिंग के, तो उसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मैं यहाँ फॉर्मूले नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट पुट करके मैं आपको सॉल्यूशन करना बता रहा हूँ। कहीं कहीं मैं फॉर्मूले बताऊँगा। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए वो नोट्स प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 3 ईयर्स। ठीक है, यहाँ तो हमने 19,000 रिकवर्ड किया है, 1,000 और रिकवर्ड करना है। तो 1,000 और रिकवर्ड करने के लिए
कैसे लिखना होगा, देखिए कितने में से 1000 रिकवर करना है, 3000 में से कितना रिकवर करना है, 1000, ठीक है। तो आपको यही वाली भाषा यहाँ लिखनी है, क्या कि 3000 में से मुझे कितना रिकवर करना है, 1000, डेट्स इट। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर 3 ईयर्स एज इट इज़ लिखे रहने देना है और प्लस क्या करना है, 1000 को डिवाइड कर देना है कितने से, 3000 से। आपके पास आता है 0.33, 0.33। तो एग्जैक्ट जो आपका आंसर आएगा 3.33 ईयर्स, और इसका अगर मंथ में निकालोगे आप तो आएगा आपके पास 3 ईयर्स 4 मंथ्स। ओके, सो आई होप गाइज ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब बात आती है क्या, एक्सेप्टेबिलिटी की, कि एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें भी आप वर्क कर रहे हो, ठीक। तो मैं बता दूं एक्सेप्टेबिलिटी किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है पेबैक पीरियड की, वो होता है आपका स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड दिया होता है। अगर आपने उसमें रिकवर्ड कर लिया, ठीक है, तब तो एक्सेप्ट कर लोगे, अगर नहीं करते हो तो रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके पास 4 ईयर्स का टाइम है, रिकवर्ड कर रहे हो देन एक्सेप्ट कर दोगे, अगर नहीं कर रहे हो तो रिजेक्ट कर दोगे, डेट्स इट। और ज़्यादा थ्योरी समझनी है तो आप मेरे नोट्स को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट बढ़ूँगा आगे ARR पर। देखिए मैंने आपको दोनों चीज़ समझा दी है यहाँ पर, क्या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पर, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसी के बेस पर क्वेश्चन आगे कर लेने हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम ARR पर। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ रेट, बस, और कुछ नहीं बताऊंगा मैं यहाँ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखाऊंगा किस तरीके से होते हैं। दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले क्या है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज नेट इनकम, ये फॉर्मूला मेरी नोट में दिया हुआ है, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला है पोस्ट टैक्स होता है, यानी कि आफ्टर टैक्स के बाद का, ठीक है, किस तरीके से होता है वो मैं समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। अ प्रोजेक्ट विल कॉस्ट 40,000, एक प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 40,000 है। इट्स स्ट्रीम ऑफ अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि बात की जाए तो EBDIT, ठीक है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर थ्रू 5 ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो EBDIT कितना है, पहले के लिए 12,000, दूसरे के लिए 14, तीसरे के लिए 16,000 और फिफ्थ के लिए कितना है हमारे पास 20,000, ठीक, यानी कि 10, 12, 14, 16 एंड 20। एज्यूमिंग अ टैक्स रेट गिवन है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोस्ट टैक्स रेट दे रखा है, ठीक है, निकालना होगा 50% एंड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है 20% का ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। तो फाइंड आउट द प्रोजेक्ट ARR, ARR पर वर्क करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए फॉर्मूला बताऊं मैं तो फॉर्मूला क्या होता है ARR का, फॉर्मूला मैंने मेंशन कर रखा है, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से मेरे अपने नोट्स में, आप जाकर वहाँ पर देखिए, नोट्स लीजिए मुझसे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसके, ठीक। जो फॉर्मूले होंगे, जो यानी इम्पॉर्टेंट पोर्शन होगा उसको येलो में मैंने डिनोट कर रखा है, येलो से शेड कर रखा है, और हेडिंग्स को मैंने क्या कर रखा है, ग्रे में शेड कर रखा है। तो ये है हमारा ARR का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले को देखते हुए हमें चाहिए क्या क्या चीज़, हमें चाहिए सबसे पहले EBIT, ओके, देन हमें चाहिए क्या,
हमें चाहिए टैक्स, वो भी गिवन है, हमें चाहिए एन पीरियड, वो भी गिवन है। अब बात आती है एल एन क्या है। ये जो एल एन है वो है हमारे पास बुक वैल्यू एट ईयर, जो हमारे उस साल बुक वैल्यू है ईयर 1 में वो है। एंड देन ये क्या है, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, यूजफुल लाइफ यानी कि लास्ट में जो आपके पास बुक वैल्यू होगी वो, और डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। ठीक, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन से EBIT निकालना होगा। तो EBIT के लिए देखिए, अगर मैं देखूं तो पीरियड जो है वो कितने ईयर्स में दे रखे हैं, 5 ईयर्स, 1 2 3 4 5, और लास्ट में क्या करना होगा मुझे, एवरेज। क्यों, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ क्या, EBDIT जो कि हमें गिवन है पर ईयर का, पहले का कितना है 10,000 है ना। देखिए मैं जल्दी से समझाऊंगा, 12,000 है, देन 14,000 है, देन 16,000 है, देन 20,000 है। ना अब मैं बात करूं एवरेज की, तो इन सब का एवरेज क्या होगा, कितना, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 14,400 आ जाता है मेरे पास एवरेज। ठीक, अब बात करते हैं क्या, लेस करेंगे क्या, सबसे पहले जो आ रहा है उसी को माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन आ रहा है, डेप्रिसिएशन माइनस करो, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। 20% देखा जाए तो, अब 20% किसकी बात हो रही है, देखिए मैं बताता हूँ। 20% जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी 40,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 40,000 का 20%, तो सिंपल सा है क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो 20% अगर 40,000 का निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाता है, 8,000। ठीक है, तो 8,000 स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सब में ही क्या होगा, डेप्रिसिएशन 8,000 ही लेस होगा। ठीक, ऑन एन एवरेज यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मेरे पास, फिक्स्ड है, ये ध्यान रखना बात, कहीं इसका भी एवरेज, ठीक, एवरेज निकालेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास क्या आ गया, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद EBIT परफेक्ट, कितना आ गया, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 12,000। अब करते हैं क्या, एवरेज, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6, 12, 20, 20 और 12 डिवाइडेड बाय 5, यह आ गया 6,400। ओके गाइज, नाउ अब बात करते हैं क्या हम, अब बात करते हैं टैक्स की। ठीक, टैक्स माइनस होगा। नाउ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले हमें देखिए चाहिए क्या, सिर्फ उस पर फोकस करो। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें फोकस करना है क्या, EBIT जो कि हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुक वैल्यू की, क्योंकि टैक्स भी हमें गिवन है। ठीक, टैक्स गिवन है लेकिन हमने टैक्स अभी माइनस नहीं किया है। ठीक है, तो वो भी माइनस करेंगे हम। ठीक, नाउ पहले लेकिन मैं बात करूँगा किस चीज़ की, पहले मैं बात करूँगा बुक वैल्यू की। तो बुक वैल्यू देखी जाए तो जो बुक वैल्यू है बिगनिंग की देख लेते हैं, क्योंकि बिगनिंग चाहिए हमें फर्स्ट। यहाँ पे जो लिखा हुआ था मैंने फॉर्मूला, बिगनिंग की बात करूँ तो मेरे पास कितना है, 40,000 है बिगनिंग में। देन डेप्रिसिएशन आप लेस कर देते हो 8,000 का, तो मेरे पास कितना बच जाता है, सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 32। फिर थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 24। फिर फोर्थ ईयर के लिए 16, और फिर लास्ट ईयर के लिए 8,000। ठीक, अब मैं बात करता हूँ एंडिंग की।
तो एंड में इस साल मेरे पास फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन घटा के कितना बचा, 32,000। इस साल कितना बचेगा, 24,000। इस साल 16, इस साल 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, नील। यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, अब टोटल देखा जाए तो वैल्यू कितनी होती है, एग्जैक्ट 72,000, 56,000, 40,000, यहाँ पर आ जाएगा 24, और यहाँ पर 8,000। ठीक है, ये हो गई आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो भाई एवरेज चाहिए ना। तो मैं अब इन सब का जो है एवरेज निकालूं। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो फिर एवरेज आप क्या कर सकते हो, इसका हाफ कर सकते हो डायरेक्ट। एवरेज निकालता हूँ मैं, तो मेरे पास कितना आता है, 36, यहाँ 28। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एवरेज किस तरीके से निकालना है। ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है। तो टोटल एवरेज देखा जाए तो मेरे पास कितना आता है, 20,000, इन सबको ऐड करने के बाद। अब हमें क्या करना है, अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। ठीक है, चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखलाना चाहूँगा। क्या, ये तो EBIT हमने एवरेज निकाला था, लेकिन हमें चाहिए क्या, एक्चुअल में EBIT है कितना। तो EBIT अगर मैं एक्चुअल में देखूँ तो ऐड करने पर कितना आ रहा है मेरे पास, सिर्फ 12, 12, 24, 24 एंड 8 जो है 32,000 का, 32,000 का क्या आ रहा है हमारे पास, EBIT आ रहा है। ठीक, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं इस वाले फॉर्मूले में आपको करके दिखलाऊंगा। कौन से वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, और एक हमारे पास है फॉर्मूला क्या, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एवरेज की बात कर रहा है, एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया हुआ है, यहाँ पर ये रही हमारी इन्वेस्टमेंट, विच इज़ टोटल है हमारे पास 20,000। ठीक है, और नाउ अब मैं बात करता हूँ एवरेज एनुअल प्रॉफिट की। एवरेज एनुअल प्रॉफिट की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो इस क्वेश्चन में बोला है पोस्ट टैक्स, यानी टैक्स देने के बाद। तो एक बात बताइए, इंटरेस्ट के लिए तो कुछ बोला ही नहीं है, तो यानी कि इसमें से मुझे क्या करना होगा, टैक्स को माइनस करना होगा, विच इज़ इक्वल टू 50%। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 1,000। हमारे पास बचा 1,000, यहाँ पर 2,000, यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ 6। तो इस तरीके से हमारे पास बैलेंस भी यही बच जाता है। तो यहाँ का जब टोटल निकालेंगे हम, विच इज़ द हाफ हो जाएगा, यानी कि इसका 3,200। तो इस क्वेश्चन की बात करूँ तब हम क्या कंसिडर करेंगे, 3,200, बट इस फॉर्मूले के लिए सिर्फ। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ तो इसमें हमें EBIT होगा, क्योंकि टैक्स हमें यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होता है ये सॉल्व। मैं यहीं करके बता दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर्मूले के साथ ही। एवरेज एनुअल यहाँ प्रॉफिट मेरे पास कितना है, 3,200। इनिशियल कितना है, 20,000 एंड 100 से मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली परसेंटेज में है, रेट एवरेज रेट निकालना है, रेट निकालना है। तो 3,200 मल्टीप्लाई आप 100 करोगे, डिवाइडेड बाय 20,000 करोगे, तो आपके पास 16% आ जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की। EBIT हम लेंगे कितना, 32,000। नो डैट 1 माइनस 50% द टैक्स, इट मीन 0.5, और यहाँ पर NB है तो 5 ले लेंगे। ठीक, नाउ अब बात करते हैं क्या, LN, और यहाँ पर यानी कि एक है बिगनिंग हमारे पास, एक है क्या, एंडिंग। तो बिगनिंग में
बिगनिंग की बात करूं मैं तो बिगनिंग में मेरे पास कितना है, बिगनिंग में है मेरे पास 40,000 का। ठीक है, बिगनिंग में यहाँ पर देखोगे आप, बिगनिंग में ये रही 40,000। और एंड की बात करूँगा मैं एक के लिए, तो एंड में कितना हो रहा है, एंडिंग में यहाँ पर नील, ज़ीरो, ख़त्म। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या रखने वाले हो, यहाँ पर आप रखोगे 40,000 प्लस करना है ज़ीरो और डिवाइडेड बाय करना है क्या, 2 से। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पूरा है, ये पूरा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये पूरे एवरेज है ये। तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ 32,000, यहाँ पर 5 है, माइनस हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका हाफ हो जाएगा। तो 16,000 अपॉन 5, 16,000 अपॉन 5 हमारे पास ऐसे थे 3200 यहाँ पर 40 है और 20 से फिर से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 20,000 से, यह आ जाएगा हमारे पास कितना, 16%। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेशन कर दी मैंने, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। कैसे, इसका हाफ क्या, 0.5 आ गया, ऑब्वियसली ये हाफ हो जाएगा इसका, इसकी 32 से मल्टीप्लाई होगी तो 16,000 को डिवाइड करोगे आप 5 से तो 3200 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये 2 से ये 40,000 प्लस 0 तो 40,000 डिवाइडेड बाई 2 20,000 आ जाएगा। देन आपके पास 3200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है, 20,000, और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 16% आ जाएगा। सो गाइज ये था हमारा आरआर मेथड। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके बता दिया है। अगर क्वेश्चन में पूछा है तो ही करना पोस्ट टैक्स या फिर प्री टैक्स, अदरवाइज मत करना। नाउ द टर्न टू एक्सेप्टेबिलिटी। अब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी किस तरीके से पता होगी, तो जाइए नोट्स में जाकर पढ़िए पहले, ये ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, एक सब करने से बेकार है सब कुछ। क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी अगर पूछ ली तो आपके इस कैलकुलेशन के कुछ मार्क्स नहीं है, अगर आपने एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बताई है तो गाइज कैसे होती है, अगर आपका ARR मोर देन है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ARR मोर देन है रेट ऑफ रिटर्न से तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट ARR लेस देन है रेट ऑफ रिटर्न से तो नॉट एक्सेप्ट। बट अगर इक्वल टू है तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट। अब देखिए मैं अब यहाँ एक चीज़ बता दूँ आपको, 2 मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रेडिशनल मेथड फिनिश्ड। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट विच इज़ टेक्निक्स। टेक्निक्स की बात करते हैं, एनपीवी। एनपीवी वैल्यू से पहले मैं आपको पीवी के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक, पीवी के बारे में, प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है कि आप फ्यूचर की अमाउंट को अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि अभी प्रेजेंट में बताओ कि कितना है। ठीक, जैसे मैं बात करूं कि 5 साल बाद मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे, जब मैंने अभी इन्वेस्ट किया, क्या, कितना, 5,000। सपोज़ मैंने आज इन्वेस्ट किया है और अगले साल मिलेंगे मुझे 50,000, तो मैं अगर 3 महीने बाद पूछूं उस दिन की वैल्यू, उस दिन की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि फ्यूचर को लेकर करंट में डिसाइड करना, ये होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। इसका फॉर्मूला मैंने मेंशन कर रखा है नोट्स में और थ्योरी भी है, तो गाइस प्लीज़ वो जाकर ज़रूर पढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन है हमारे पास क्या, जो क्वेश्चन है कि द प्रोजेक्ट एक्स कॉस्ट दे रखी है, एक्स प्रोजेक्ट की कितनी, ₹2500 एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ईयर एंड कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज दे रखा है ईयर एंड में हर किसी के, कितना है, सबसे पहले 900 है, देन 800 है, देन 700 है, 600 है, एंड कितना है, एंड
500, यानी कि आपके पास 1 to 5 ईयर्स का दे रखा है ये अमाउंट, इनफ्लोज हो रहा है ये। नाउ अब उसने कहा है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करूं मैं तो यहाँ पर कितना है, 10% की बात कर रहा है। नाउ फाइंड आउट द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट टेकिंग द डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 1 रुपीज एज फॉलोज। तो 1 रुपीज़ आपके दे भी रखा प्रेजेंट वैल्यू, किस तरीके से फॉलो करना है। अगर आपको ये निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। क्या करना होता है, 10% दिया हुआ है ना, तो क्या करना, 1, सबसे पहले तो क्या करोगे आप, 1 प्लस 10% को आप क्या लिख सकते हो, 0.1 लिख सकते हो ना, तो 1 प्लस 0.1, 1.1 आ गया। अब तो प्रेजेंट वैल्यू को आपको करना क्या, 1 डिवाइडेड बाय 1.1। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर का आपको निकालना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये उनके लिए जिनको नहीं पता है। इज इक्वल टू करोगे आप तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, फिर बस आपको इज इक्वल टू करना है, तो सेकेंड ईयर का, फिर इज इक्वल टू थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि यहाँ 10% नहीं होता, तो अगर यहाँ 12% होता तो आप क्या करते, है ना, राइट। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ 1 था तो 1 रहने देना, 1 प्लस 12% को कैसे लिख सकते हो आप, 0.12। ठीक, तो बस यही तो करना है, यानी कि 1 को डिवाइड कर देना है फिर किससे, 1.12 से, तो आपके पास ये रेट्स आ जाएंगे। इज इक्वल टू करते रहोगे, रेट्स आते रहेंगे। ओके, तो गाइज चलिए हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, आई मीन क्वेश्चन की तरफ। तो एनपीवी आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एनपीवी का फॉर्मूला बता दूँ। एनपीवी का फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही सिंपल भी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, यानी कि इधर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए ईयर की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ईयर का अमाउंट गिवन है। ठीक है, अमाउंट कितना गिवन है यहाँ पर, 900, 800, 700, 600, 500 रेट गिवन है आपको। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं देखूँ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं वैसे तो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी आपको गिवन है। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने अभी आपको बता भी दिया है किस तरीके से करना है। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.620। ओके, नाउ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसको इससे, यानी 900 मल्टीप्लाई 0.909 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 818.1। ठीक है, इसी तरीके से 800 मल्टीप्लाई कर दोगे 0.826 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 660.8। 700 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.751 आ जाएगा कितना, 525.7। 600 को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, 0.683, तो ये आपके पास आ जाएगा 409.8। अब आपके पास 0.620 मल्टीप्लाई 500 कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 310.0। ठीक है, इन सबको अब आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, प्लस करना है, तो ये लास्ट वाले का 300, फिर 490.8, देन प्लस 525.7, देन प्लस 660.8, देन 181.1 इज इक्वल टू आपके पास जो अमाउंट है वो आ जाता है, एक मिनट एक बार हम चेक भी कर लेते हैं इसको, 818.1 ओके, प्लस 660.8, देन 525.7, 409.8, 310, ये आपके पास आ जाता है 2
2724। ओके, ये आ गया आपके पास वैल्यू। 0.4 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर अगर कुछ ज़्यादा वैल्यू लेते तो ज़्यादा आ जाता, तो यहाँ 25 हो जाता। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए NPV एग्जैक्टली। तो NPV चाहिए, तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आई है ना, वो लिख लेना है आपको। ठीक, चलिए मैं यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 2724 वट एवर। देखिए मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर ज़्यादा आता है तो 5 कर दोगे। ठीक है, यहाँ अगर हम ज़्यादा लेते तो ज़्यादा ही आता ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो क्वेश्चन में है वो भी ठीक है और इधर भी ठीक है ये। ठीक, और माइनस करेंगे क्या, 2500। 2500 क्या है ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाती है 2724 माइनस करेंगे 2500, 224 आ जाती है। ठीक, 224, दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ अब बात आती है एक्सेप्टेबिलिटी की। एक्सेप्टेबिलिटी की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये एक्सेप्ट होगा और किस तरीके से नहीं होगा एनपीवी के लिए। तो क्या है कि एनपीवी अगर हमारी एनपीवी क्या हो जाती है, 0 से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बट एनपीवी लेस देन है 0 से देन रिजेक्ट, एंड इक्वल्स टू 0 है तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बातें ध्यान रखनी है। तो गाइज यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाएगा जब इक्वल्स टू रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे पीआई की तरफ, और ये लास्ट होगा कॉन्सेप्ट पीआई का। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। चलो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोज, यानी कि इन फ्लोज का कैश वैल्यू। देखिए नेम जैसे बोल रहा है वैसे ही आपको करना है। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट फ्लो। ठीक, तो क्वेश्चन करेंगे सॉल्व इसके बेस पर किस तरीके से होते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि द इनिशियल कैश आउटले जो है हमारा वो कितना है, वो गिवन है हमें 1 लाख का। इनिशियल कैश आउटले की बात कर रहा हूँ, यानी कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। इनिशियल कैश आउटले जितना हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऑब्वियसली, कितना हो रहा है 1 लाख का। क्या कह रहे हो कि ये सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि इतना इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल कैश आउटले पता नहीं क्या। तो सर ये टर्म्स हैं कुछ, ये आपको समझना है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज है। इट कैन बी जनरेट कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो जो जनरेट होता है, कैश इनफ्लो, ठीक है, जो जनरेट होता है वो होता है कितना, कैश इनफ्लो ये हमारा आउटले हो गया कितना। फर्स्ट ईयर में बात करूं मैं तो 40,000, सेकंड में 30,000, थर्ड में 50,000, फोर्थ में 20,000, यानी कि 4 ईयर का दे रखा है डाटा हमें। और रेट जो है, रेट की बात करूं तो वो गिवन है कितना 10% का। फाइंड आउट द पीआई ऑफ द प्रोजेक्ट, द डिस्काउंट रेट ऑफ रुपीज़, ये भी आपको यहाँ पर भी गिवन है। क्या कह रहे हो कि अगर नहीं भी गिवन होता तो भी हम कर लेते, ओब्वियसली आप कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको बता दिया। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है। ठीक, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की बात करूं मैं
तो कितना होगा, इनफ्लो हमारे पास ये है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से निकालोगे आप, 40,000 यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दोगे आप किसकी, जो आपके पास रेट गिवन है, जीरो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके पास गिवन है 0.09, ठीक है। फिर इस तरीके से 30,000 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 0.826, फिर 50,000 लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 0.751, ठीक है। आप टेबल बना के भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी, जैसे सूटेबल लगे वैसे कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें बस ये चाहिए आपको ना, ये वर्किंग नोट है एक तरीके से, ये समझ लीजिए। मेन जो होगा ना यहाँ पर, बस आपको ये पुट कर देना है, इनफ्लो और आउटफ्लो, बस दैट्स इट, ये होगा आपका आंसर। ये वर्किंग नोट है, ठीक है। तो यहाँ पर आई नो, चलिए देखते हैं, 20,000 देन मल्टीप्लाई होगा क्या, 0.683। जब इन सब को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, आपके पास वैल्यू जो है वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आप करके देख लेना एक बार, 121350 ये आ जाएगी वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो की बात करें तो, ओके। ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटले की बात करें तो सिंपल सा है, प्रेजेंट वैल्यू जो कैश आउटले होता है वो वही रहता है। तो बस यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देना है आपको, 112,350 डिवाइडेड बाय जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ओके। तो इसको डिवाइड करने पर आपके पास आंसर आ जाता है कुछ ऐसा। अब नाउ बात करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी की, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेबल और नॉट। तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट जब होता है जब पीआई जो होता है, प्रोजेक्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर ये 1 से कम होता तो नहीं एक्सेप्ट किया जाता, अगर ये 1 के इक्वल्स टू होता तो एक्सेप्ट कर भी सकते थे और रिजेक्ट भी कर सकते थे। तो गाइज मैंने अभी तक जो बात की है एक्सेप्टेबिलिटी की, तो उसमें बाकी सब सेम है सिवाय एनपीवी के। एनपीवी में किसकी बात की है, 0 की बात की है, और बाकी सब में 1 की बात की है। तो ये भी एक यहाँ पर ट्रिक है, ठीक। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे IRR, MIRR और टर्मिनल वैल्यू। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए, सेल्फ स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सो प्लीज़ शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको कुछ कमेंट में लिखना है तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।